देखो हम लोग पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ के एक्सपेरिमेंटल जो फैक्ट होते हैं ना उसको सीखे थे कि अगर दो चार्ज हो तो उस पर किधर फोर्स लगेगा, जो लाइक चार्ज हो तो उस पर किधर लगेगा, अनलाइक हो तो किधर कैसे लिखते हैं। अगर दो चार्ज पार्टिकल हो उसके बीच अगर कुछ फोर्स लग रहा है, यदि तीसरे चार्ज पार्टिकल आ जाए तो उस फोर्स पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो चीज़ हम पिछले क्लास में सारे चीज़ सीख चुके हैं। मतलब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ जो है वो हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग इसके मैथमेटिक्सल फार्मूला सीखेंगे। मतलब कूलॉम्स लॉ मतलब जो दो चार्ज के लिए है उसका हम लोग क्या सीखेंगे, मैथमेटिक्सल फार्मूला। मतलब पिछले क्लास हम लोग बोले थे कि दो चार्ज हो तो उसके बीच फोर्स लगेगा, कौन सा, अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। लेकिन हमने सिर्फ पिछले क्लास में उसके डायरेक्शन में बात किए थे। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कितना फोर्स लगेगा, जैसे मान लो Q1 एंड Q2, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो ये क्या है, लाइक चार्ज है। तो ये तो हम पिछले क्लास में ही सीखे थे कि इस पे फोर्स लगेगा इधर F2 और इस पे किधर लगेगा, इस पे लगेगा इधर F12। ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। हम लोग ये भी सीखे थे कि F1 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। समझ आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट होगा, वो बात हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम लोग क्या करते इसको एक F मान लेते, क्योंकि बार बार इतना लिखने से अच्छा है कि हम लोग इसको ऐसे ही लिखें। मतलब अगर लाइक चार्ज हो, मतलब मेरा कहने का मतलब है ये लाइक चार्ज का मतलब प्लस माइनस, मतलब अगर ये भी प्लस हो तो ये भी पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव हो तो ये भी। लाइक चार्ज हो तो ऐसे लगे, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को दूर भगाता है। समझ आ रहा है ना। वहीं अगर अनलाइक चार्ज हो, वहीं अगर क्या हो, अनलाइक चार्ज, सेम दूरी पे रखा हो, आर दूरी पे, मान लो ये भी आर दूरी है रखा है, यहाँ माइनस Q1 और ये प्लस Q1, मतलब पॉजिटिव एक नेगेटिव या फिर नेगेटिव कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहीं फोर्स का डायरेक्शन क्या इधर हो गया हो, मतलब वहीं फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब ये सेम चीज़ क्या ऐसे लिखा जाएगा, ये क्या होगा F12 और ये F21। समझ आ रहा है ना। पिछले क्लास में ये सब हम लोग सीख चुके थे। पर अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो F12 इजकल टू F21 इजकल टू हम लोग F मान लिए, मतलब F यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये तो पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है दोनों चार्ज पे ना, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, मैग्नीट्यूड समान होता है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है। पर आपसे कोई पूछे कितना जब भी क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ही क्या है कि वो आपसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब इस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा। तो वही चीज़ आज हम लोग सीखेंगे और इसी की मदद से मान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से पूरा जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब गॉस लॉ तक पढ़ोगे वो यही फार्मूला अप्लाई होगा हर जगह। हाँ, एक चीज़ है कि उसमें मैथ आते रहेंगे, समझ, मैथ मतलब मैथ का कुछ कहानी आते रहेंगे, इसीलिए तो फिजिक्स डिफ़िकल्ट और बनता जाता है। तो बेसिकली इसी के लिए मतलब कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, इसके लिए कूलॉम साहब ने अपना 2 लॉ दिया। समझ आ रहा है, कितने लॉ, कूलॉम साहब ने इसी के लिए 2 लॉ दिया। उसमें से जो फर्स्ट लॉ है उसको समझना। कितने लॉ, 2 लॉ दिए, जिसे फर्स्ट लॉ क्या है वो समझना। देखो क्या कहा देखो द फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो लॉ है, पहले लॉ है इसीलिए हम लोग पहले इसको लिख लेंगे और उसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर दूसरा चीज़ होता तो क्या करते हम लोग, पहले उसको समझते और तब बाद में उसको प्रूव करते। लेकिन ये लॉ है इसीलिए पहले हम लोग इसको लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। समझ आ रहा है ना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज
बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज। ये रेस्ट का मतलब आपको पता है कि ये लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चलेगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज। समझ आ रहा है ना? टू रेस्ट पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या बोथ चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज या प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। यही है इसका फर्स्ट लॉ, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। इसका मतलब क्या हुआ समझना, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेज। मतलब जब Q1 और Q2 जो दो चार्ज है ना, उस मतलब अगर इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स क्या होगा, इन दोनों चार्ज के मल्टीपल के मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर चार्ज हम लोग बढ़ाएंगे, दोनों चार्ज बढ़ाएंगे तो उस पर लगने वाले फोर्स भी बढ़ेगा। ये बात अभी से ही ध्यान में रखना। तो क्या है पहला लॉ के अंतर्गत मैं लिखूँ इधर, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इक्वेशन 1। समझ आ रहा है ना? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब देखिए ये फर्स्ट लॉ है। अब इसी में हम लोग इसी को मिटा के सेकेंड लॉ समझ सकते हैं। देखो वैसे फर्स्ट लॉ से क्या निकला हमें कि जो दोनों चार्ज के बीच फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इतना ही ध्यान में रखना। और दूसरा क्या है, मतलब फर्स्ट लॉ ये है, दूसरा लॉ क्या है समझना। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ ज़्यादा चेंजिंग यहाँ नहीं आएगा, वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इज inversely proportional to the square of square of the distance between them। देखो ये सेकेंड लॉ होगा, फिर से मैं समझा देता हूँ। ये फर्स्ट लॉ को मैं ऐसे इसको, ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है फिर से समझ जाओ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, मतलब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब इन दोनों के बीच में हम लोग जो डिस्टेंस माने हैं उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब देखो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर F ये फोर्स है ना, यदि F ये फोर्स है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे लिखा जाता है। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। समझ आ रहा है ना? तो ये फर्स्ट लॉ है, मतलब ये फर्स्ट लॉ का कौन सा रूप है, मैथमेटिक्सल रूप। ये सेकेंड लॉ का मैथमेटिक्स लॉ। किसके फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, कूलम्ब्स के। समझ आ रहा है ना? तो बेसिकली इन दोनों मतलब ये इसका क्या है, मैथमेटिक्स मतलब लैंग्वेज में सेकेंड लॉ किसका,
कूलम्स का। फर्स्ट लॉ हम इससे पहले लिखे थे। तो देखो लॉ है तो हम तो बोले तो लॉ जो कहे उसी को हम लोग क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। तो वही बात यहाँ भी हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन बिटवीन टू रेस्ट पॉइंट चार्जेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, समझ आ रहा है। तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, किसके, उन दोनों चार्ज के, समझ आ रहा है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। हम लोग क्योंकि कम जगह है, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ, अगर आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिखोगे तो एफ इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एफ क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये तरीका है मतलब लॉ को लिखने का। ये ये चीज़ जो मैं दो लॉ जो लिखा था ये साइमल्टेनियसली होता है, ऐसा नहीं अलग अलग होता। तो इसीलिए हम लोग इसको साइमल्टेनियसली ऐसे लिख, मतलब साथ साथ होता है। ऐसा मत समझना एक बार ये होता है तब वो होता है, दोनों साथ साथ ही लिखा जाता है और साथ साथ ही होता है। तो एफ जो ये क्या है, फोर्स है, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कभी भी आपको पता है, अगर कभी भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको अगर जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा आता है और उस कांस्टेंट को हम लोग यहाँ के मानेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। उस कांस्टेंट को क्या मानेंगे, के मानेंगे। ये के क्या है, कांस्टेंट, समझ आ रहा है ना। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है या कूलम्ब कांस्टेंट, COULO, कूलम्ब कांस्टेंट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली यही क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर कोई दो चार्ज, लाइक चार्ज अगर इतने दूर पे रखा है, तो अगर आपसे पूछे कि मतलब लाइक चार्ज रखा है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा उसकी कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। Q1 का मान कुछ होगा, Q2 का मान कुछ होगा और R का मान भी कुछ, उसका स्क्वायर करोगे मतलब, और K का मान अभी हम लोग सीखेंगे कितना होता है। और अगर मतलब अनलाइक चार्ज होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लाइक चार्ज इसीलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो ये इसी फार्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, ये बेसिकली क्या है, ये F क्या है, फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू लाइक या अनलाइक चार्जेज। मतलब लाइक अनलाइक चार्ज, लाइक होगा तो ये फोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो रिपल्सन, और ये लाइक हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और अनलाइक होगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात ध्यान में रखो और इसको आप क्या करो, अच्छे से उतार लो। देखो हम लोग क्वेश्चन का जो आंसर जब भी निकालते वो ऐसा सिस्टम में ही निकालते। तो आपको पता है कि ऐसा सिस्टम, ये फोर्स है तो फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होगा, न्यूटन। एफ क्या होगा, एफ इन न्यूटन में होगा, न्यूटन। पर कब, व्हेन के Q1 Q2 एंड R इन SI, समझ में आ रहा है ना। ये न्यूटन में कब होगा, जब के, वैसे के का हम लोग यूनिट अभी नहीं जानते, अभी सीख लेंगे। के Q1 Q2 एंड R इन SI। तो अगर Q1 Q2 की अगर हम लोग बात करें SI यूनिट में, Q1 Q2 की, तो क्या होता है इसका SI यूनिट, कूलम, OULOMB, कूलम। मतलब Q1 और Q2 SI में उसका यूनिट हम लोग क्या सीखे, कूलम, जिसको हम लोग C से लिखते हैं।
और आर का क्या होगा, मीटर, इसको हम लोग एम से लिखते हैं। समझ आ रहा है ना। पर आपको जनरली क्वेश्चन में जो होता है वो समझना क्या होता है। Q1 Q2 आपको माइक्रो कूलम में दिया, जैसे देख लो 1 माइक्रो कूलम, कुछ लिखा रहेगा कि 2 चार्ज जो कि एक 50 माइक्रो कूलम का, एक 10 माइक्रो कूलम का, तो उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको ऐसे कर देना। जब माइक्रो कूलम में अगर दिया हो तो उसको ऐसे लिख लेना 10⁻⁻6 कूलम। देखो न्यूमेरिकल बनाने के लिए छोटी छोटी बातों पे ही अच्छे से ध्यान देना होता है। जब तक छोटे छोटे बातों पर आप फोकस नहीं, आपको लगेगा कि ये सब क्या है, ये सब इतने ईजी चीज़ बताने की क्या जरूरत नहीं। अगर ये सब नहीं समझोगे तो काफ़ी क्वेश्चन में आप गलतियाँ कर सकते हो। तो बेसिकली अगर कभी भी चार्ज क्या हो माइक्रो कूलम में हो तो आप उसको कूलम में बदलना। कूलम में बदलने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻6 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। मतलब यहाँ 1 था तो 1 में हमने क्या किया 10⁻�6 के, 1000 होगा तो 1000 में जो भी हो। वहीं कभी कभी ये भी होता है मिली कूलम, समझ आ रहा है ना। तो मिली कूलम में हम लोग क्या करते हैं 10⁻³ से। डिस्टेंस क्या होता है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो उसको मीटर हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻² मीटर। जनरली इसमें ऐसे ही होता है, मतलब सेंटीमीटर में दिया रहेगा आपको मीटर में, या फिर mm में दिया हो, मिलीमीटर में दिया हो, तब भी आप क्या करोगे 10⁻³ मीटर। ये सब छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप मतलब आर का वैल्यू रखोगे इस फार्मूले में, कब मतलब क्या रखोगे मीटर में, मतलब ऐसा यूनिट में। ये भी कहाँ रखोगे कूलम्स में। पर जनरली क्वेश्चन में जो होता है वो माइक्रो कूलम, मिली कूलम या फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर में दिया होता। तो आप ये बात ध्यान में रखना। अब देखो बेसिकली हम लोग यहाँ के का यूनिट नहीं जानते ना, मतलब समझो कि के का इंट्रोडक्शन हम लोग नहीं समझते कि के क्या है। तो के का नाम की बात करें तो के तो कूलम में कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट जो भी, या फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट उसको बोल सकते हो, या फिर दूसरे शब्द में उसको ऐसे जनरली कूलम्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो। पर उसके बोलने से हम लोग को उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को तो उसका यूनिट क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली आप हेडिंग डाल दो छोटा सा, इंट्रोडक्शन ऑफ के। क्या डाल दो, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ के मतलब वही कूलम कांस्टेंट। देखो समझना ढंग से। बेसिकली हम लोग को ये पता है कि ये क्या है, फोर्स है, ये क्या है, यही इसी का हम लोग को अभी इंट्रोडक्शन समझना है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। R क्या है, मतलब डिस्टेंस, तो उसका यूनिट क्या होगा मीटर। तो अगर हम लोग यहाँ के अगर ये सब का यूनिट हम लोग को पता, डायमेंशन फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे आगे, वैल्यू भी सब निकालेंगे पता है, तो क्या के का हम लोग निकाल सकते हैं, बहुत ईजी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इससे पहला होगा यूनिट ऑफ के, समझ आ रहा है ना। तो यूनिट ऑफ के कैसे निकालो, अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ फोर्स है, तो फोर्स का न्यूटन आप लिखोगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं। पर फोर्स का न्यूटन कब होगा, जब ये सी क्या होगा कूलम में होगा, और ये भी कूलम, मतलब कूलम को हम लोग सी से लिखते हैं, चार्ज नहीं, सी से हम लोग कूलम्स को सी से लिखते हैं। आर को क्या मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये अगर के यहाँ निकालोगे तो ये एम इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, तो और ये क्या कूलम का स्क्वायर होगा, और वो नीचे डिवीजन में आएगा। तो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हो, एन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इजकल टू के। बेसिकली ये यूनिट ऑफ के है, तो आप इसको सिंपली कैसे लिखोगे, मैं लिखूँ यूनिट ऑफ के इज कितना, न्यूटन मीटर कूलम। इसको मैं बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में भी कई बार आ चुके हैं, और मतलब कई बड़े एग्जाम में भी आ चुके हैं, और बोर्ड का तो कोई बात ही नहीं, रिपीट हुआ कई बार। पहला था कि यूनिट ऑफ के। अब दूसरा देखो डायमेंशन, डायमेंशनल या डायमेंशन ऑफ के। हम लोग तो यहाँ से निकाल सकते डायमेंशन, कैसे समझना। आपको पता है कि अगर ये के का यूनिट है तो आप यूनिट से डायरेक्ट आप डायमेंशनल फार्मूले में कन्वर्ट करा सकते हो, कैसे समझना।
के इजकल टू क्या है यहाँ, न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होता है, अगर आपको पता नहीं तो ये समझ लो, न्यूटन का होता है mL/T पे पावर -2। तो क्या न्यूटन, एन की जगह आप क्या लिखोगे, mL/T पे पावर -2। और ये क्या है, लेंथ है, तो L का स्क्वायर। लेंथ का मत बेसिकली डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को लेंथ ही बोल सकते हो, उसका हम लोग लेते हैं L स्क्वायर। और ये कूलम है, ये क्या है, कूलम। तो कूलम का 80 होता है, मतलब चार्ज, कूलम मतलब यहाँ चार्ज है, क्या होता है 80 होता है। तो क्या करोगे, अगर 80 यहाँ रखोगे तो 80 का स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। समझ आ रहा है ना। तो अगर इसको फाइनली अगर लिखना चाहोगे तो वो कैसे होगा देखना, ये M, नीचे M कोई नहीं तो उसको ऐसे ही लिख लो, ये L, समझ आ रहा है ना, और ये L स्क्वायर। तो बेस से मैं तो पावर जुड़ जाता तो क्या L क्यू होगा। अब देखो ये T पे पावर यहाँ -2 है, और यहाँ के नीचे में क्या है, T पे पावर 2। तो क्या ये ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, तो -2 और -2 -4। समझ आ रहा है। ये तो वैसे ऊपर में जाकर ऐसे लिख लेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ या डायमेंशन ऑफ के लिखोगे तो इज, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, mL पे पावर 3, T पे पावर -4 और A पे पावर -2। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, आप 11th में ये सब सीखे हो निकालना, तो आप निकाल भी सकते हो तरीके से। तीसरा है वैल्यू ऑफ के। वैल्यू ऑफ के, देखो वैल्यू ऑफ के की अगर बात करें तो वो ये होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसी को आप लिख सकते हो 9 × 10⁹। कितना इसका यूनिट जो होता है, क्योंकि हर चीज़ को हम उसके यूनिट में ही लिखते हैं। यहाँ क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्योंकि आप कोई चीज़ लिखोगे तो यूनिट के बिना आप नहीं लिख सकते हो। समझ आ रहा है ना। ये क्या, दोनों इसी का वैल्यू ये भी है, मतलब जो भी वैल्यू हो आप पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन के अनुसार इसको इप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, और इसका जो नाम है यहाँ। अब देखो पहले हमने जब कूलम्स लॉ पढ़े तो उसमें एक न्यू क्वांटिटी आया, जो भी क्वांटिटी हो, जो कांस्टेंट हो, यहाँ इसको आप फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हो, कूलम कांस्टेंट आया। तो हमने उसका इंट्रोडक्शन समझ लिया, उसका यूनिट ऑफ के कितना है, इज न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका जो भी है वैल्यू, डायमेंशनल फार्मूला ये है, और वैल्यू इतना है। जब हमने के का वैल्यू लिखा तो वहाँ एक और नया क्या आया, कांस्टेंट आया। वहाँ एक नया और कांस्टेंट आया जिसको हम लोग इप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, और जिसका नाम की बात करोगे तो वो परमिटिविटी है। क्या है, परमिटिविटी। क्या है इसका नाम, इप्सिलॉन नॉट का नाम परमिटिविटी ऑफ, मैं इधर लिखता हूँ, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम। मतलब ये जो इप्सिलॉन नॉट है इसका मतलब क्या है, नाम क्या है इसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। जो भी आप लिखोगे दोनों चलेगा। तो अब हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ के समझ गए, तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इप्सिलॉन नॉट समझते हैं। इसको ऐसे लिखा जाता है। देखो अब इंट्रोडक्शन ऑफ इप्सिलॉन नॉट में एक बात समझना, जो हम लोग उतना नहीं करेंगे, हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। देखना, जैसे के का मान हम लोग क्या लिखे यहाँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग नाम क्या दिए, इसी का नाम क्या हम लोग रखे हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसी का नाम हम लोग क्या रखें, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें 4 पाई क्या है, 4 पाई डायमेंशनल लेस एंड यूनिट लेस फिजिकल, मतलब यूनिट लेस है, क्योंकि ये एक नंबर है। 4 ये है और ये कितना है,
2/7। तो नंबर का तो कोई यूनिट ना कोई डायमेंशन होता, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग के का जो यूनिट है या डायमेंशन है, क्या उसका रिवर्स होगा इसका, किसका, परमिटिविटी और फ्री स्पेस या वैक्यूम जो भी हो, मतलब एप्सिलॉन नॉट का। तो हम लोग उतना यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एप्सिलॉन नॉट में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर बाय न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। जो था उसका रिवर्स, ऐसे याद रखने का यही तरीका रखो। जो के का यूनिट है, डायमेंशन है, उसका रिवर्स कौन हो जाएगा मतलब एप्सिलॉन नॉट का। दूसरा होगा इसका डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, फिर ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू, ये जैसे है इसका रिवर्स, मतलब इसको रिवर्स करोगे तो जो माइनस में है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो एम क्या है वहाँ माइनस में, तो ये प्लस में, तो यहाँ माइनस में होगा। एल क्या है माइनस प्लस में, तो ये क्या होगा माइनस में। टी क्या है माइनस में, तो ये प्लस में, और ए भी प्लस में। ये क्या होगा इसका डायमेंशन, क्योंकि ये देखो डायमेंशन ऑफ के जो है उसका उल्टा। तो एम पे क्या था पॉजिटिव, मतलब प्लस का साइन, तो हम लोग यहाँ माइनस करना होगा। एल पे क्या +3, तो यहाँ -3, ये माइनस था तो इस पर प्लस, मतलब इसको रिवर्स करोगे तो यही ही होता है। अब वैल्यू देखोगे तो वैल्यू देखो कितना होता है। तीसरा वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये सब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट जो है उसको लिख दो, कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मैं बता दूं आपको कि आज का जो भी आप अभी तक सीखे हो ना, उसमें ये पक्का है, चाहे बोर्ड हो या नीट हो या जो जिस एग्ज़ाम का आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक क्वेश्चन आते ही है। आप ये इंट्रोडक्शन पे ही जो भी अभी जो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एप्सिलॉन नॉट पर अभी पढ़ रहे हैं, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ के पर, ये दोनों चीज़ जो भी मैं लिखा हूँ इसको याद कर लो। इस वैल्यू का एक तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको काफ़ी मदद करेगा, दूसरी बात है किसी न किसी एग्ज़ाम में लगभग आ ही जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखो आप। देखो दो चार्ज पार्टिकल अगर कुछ दूरी पे रखा है, मान लो कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और दो जो कुछ दूरी पे ऐसे रखा है, तो आप लोग अभी सिर्फ मतलब मान लो ये R दूरी है ना, तो आप लोग अभी हम लोग अभी तक इसमें क्या सिर्फ सीखे हैं, इनके बीच लगने वाले फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना सीखे हैं ना। तो K Q1 Q2/r²। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना जो अभी हम नहीं बोला, इस ये जो वैल्यू है ना, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रखना, मतलब चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन आप जब इस फोर्स का मान निकालोगे तो ये Q1 Q2 हमेशा क्या करना, पॉजिटिव में ही रखना। तो हम लोग अगर कुछ दूरी पर अगर दो चार्ज रखा है, चाहे वो लाइक हो तो क्या होगा पता है आपको, अनलाइक हो तो क्या होगा वो भी पता है, और R दूरी पर, तो उसके बीच मतलब कितने फोर्स लगेगा, लाइक होगा तो रिपल्सन और अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना सीखे हो। और कभी आपसे पूछ जाए कि उसका वेक्टर के फॉर्म में निकालो ना, मतलब वो जो दो चार्ज पार्टिकल है जिसका पोजीशन दे देगा, मतलब जो भी होगा वो दे देगा, और बोलेगा आपसे कि मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड या जो भी होगा उसका वेक्टर फॉर्म्स निकाल के दिखाओ। तो हम लोग अब वहीं आपका हेडिंग है अगला, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। तो समझना इसको थोड़ा ढंग से, देखो क्या है कि दो चार्ज ऐसे दे दिया है, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये Q1 है और ये Q2 है, समझ में आ रहा है ना, दो चार्ज आपको दिया है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, दो चार्ज दिया है और इसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, x1 y1 z1,
और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ये दो चार्ज कुछ दूरी पर रखा है, समझ आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 दो चार्ज है, उसका Q1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, हम लोग जनरल फार्मूला यहाँ सीखेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट कितना x2 y2 z2। तो अगर ऐसे फॉर्म में हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना ही पड़ेगा। तो मान लो कि ये जो चार्ज यहाँ Q1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर हम लोग बना लेते हैं जो R1 है, और इसका भी पोजीशन वेक्टर हम लोग बना लेते हैं जो R2 है। समझ आ रहा है ना। तो अगर हम लोग को एक चीज़ बताओ, हम लोग को अगर ये वेक्टर चाहिए, ये मतलब बेसिकली Q1 और Q2 के बीच की दूरी तो ये है, समझ आना। तो उसको आप कैसे निकालोगे, देखो ये इसका मान लो ये एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो आप जानते हैं, लॉ ऑफ वेक्टर, वहाँ से आप लोग ये निकाल सकते हो ओ ए बी। तो अगर वेक्टर लॉ के मदद से अगर बात करें तो आप इसको कैसे लिखोगे, बेसिकली हम लोग मानते हैं कि अभी हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स निकालेंगे ना। तो अगर हम देखें तो ये जो ओ ए वेक्टर है, ये ओ ए वेक्टर प्लस क्या ए बी वेक्टर हम लोग लिख सकते इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, क्योंकि ओ ए जो वेक्टर है उसका हेड पर ये ए बी वेक्टर का टेल मिल रहा है, और ये जो थर्ड वेक्टर दिख रहा है कौन, ओ बी, उसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से मिला। हम लोग ये वेक्टर लॉ में सीखे हैं। तो हम लोग को बेसिकली निकालना क्या है, ए बी। ए बी है क्या, इन दोनों के बीच की दूरी, यही है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, ए बी को ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, सॉरी उल्टा हो गया, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो बेसिकली ओ ए जो है वो क्या है, R1 है, और इसको आप कैसे लिखोगे, R12, और है कितना, R2 माइनस R1। ये हम लोग पोजीशन वेक्टर में निकालना सीखे हैं कि अगर मान लो इसको हम रीड कैसे करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे हम लोग रीड करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, और लिखने का तरीका ऐसे है। तो हम लोग जिससे मतलब जिसका जिसके रिस्पेक्ट निकाल, उससे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे को घटा देंगे। तो हम लोग को यहाँ सारे चीज़ पता है। R1 में अगर लिखो R1 पोजीशन वेक्टर, तो कितना होगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। आपको पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका पता होना चाहिए। जो भी कोऑर्डिनेट हो उसमें हम i j k कैप लगा देते हैं। R2 को कैसे लिखोगे, x2 i कैप y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो आप यहाँ से R12 निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, R12 समझ देखो, R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप। कैसे समझना, क्योंकि हम लोग ये R2 टोटल में से R1 टोटल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनमें हर किसी में क्या आएगा, माइनस का साइन, मतलब नेगेटिव का साइन आएगा। तो नेगेटिव का साइन आएगा तो मतलब इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। और x2 जैसे कि इसमें भी आई कैप, इसमें भी आई कैप, तो आई कैप तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। पर लिखेंगे कैसे उसको, x2 माइनस x1, क्योंकि x1 में नेगेटिव का साइन है, प्लस y2 माइनस y1, ये सब हम लोग सीखे भी है पहले, j क्या, z2 माइनस z1 k क्या। यही आपका पोजीशन वेक्टर किसका निकला, चार्ज q का विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम लोग अब देखो बेसिकली मैं बात करूं कि अगर जो फोर्स लग रहा है ये F21 वो कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, k q1 q2 बाय R12 का मोड का स्क्वायर, यही है ना। ये तो मैग्नीट्यूड है किसका, इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का। तो अगर हम लोग इसका अगर वेक्टर फॉर्म निकालना है तो क्या करेंगे,
इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर कहीं आपको अगर कोई चीज़ पता है, मतलब किसी का मैग्नीट्यूड पता है किसी वेक्टर का, तो अगर आप उसका मैग्नीट्यूड पता है तो अगर वो वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप उसको कैसे लिखोगे, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम लोग सीखे भी है पहले, देखो अगर मान लो कोई वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं ऐसे, तो उसका मैग्नीट्यूड इंटू उसी का यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अगर मान लो फोर्स वेक्टर लिखना है F21 फोर्स वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ लिखेंगे जो कितना है K Q1 Q2 बाय R12 का होल स्क्वायर इनटू इसी का यूनिट वेक्टर। इसी का यूनिट वेक्टर मतलब किसका यूनिट वेक्टर, R12 का यूनिट वेक्टर। यही है वेक्टर फॉर्म। आप लोग वेक्टर चैप्टर में सीखे हो R12 कैसे निकालते हैं। बेसिकली मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, R12 कैसे लिखोगे इसको, R12 है मोड ऑफ R12, ऐसे ही लिखोगे ना, सिंपल है। तो यही है ये, इसको हम लोग क्या बोल लेंगे, ये है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ, या कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। कूलॉम्स लॉ COULOMBS कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझ आ रही, यही है कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। आप इस पे अब न्यूमेरिकल कैसे करोगे, मतलब कैसे न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे ये आगे सीखेंगे। जैसे कूलॉम्स लॉ भी हम लोग सीख चुके, उसमें अभी भी एक भी न्यूमेरिकल नहीं किए। तो हम लोग अब बेसिकली आपका जो कूलॉम्स का लॉ है, एक चीज़ इसमें बाकी है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ के लिखे हैं, ये के डिपेंड ऑन मीडियम करता है। ये क्या करता है, डिपेंड्स, DEPEND, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये बात ध्यान रखना, ये जो के है ना, तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, इसका मतलब के डिपेंड्स ऑन मीडियम पे करता है, तो इसका मतलब फोर्स भी जो है वो भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। सिर्फ हम लोग कूलॉम्स लॉ इन एनी मीडियम नहीं पढ़े। बेसिकली अभी जो आप सीखे हो कूलॉम्स लॉ, वो कूलॉम्स लॉ किसी वैक्यूम या स्पेस में, अभी जो हम लोग जो ये फार्मूला अभी लगाएंगे, ये कहाँ लगेगा, वैक्यूम या किसी स्पेस में। दो चार्ज रखा हो तभी ही आप ये फार्मूला लगा सकते हो। अदरवाइज अगर किसी मीडियम में आपसे अगर दो चार्ज को रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगे वो हम लोग आगे सीखेंगे, क्योंकि के मीडियम पे डिपेंड्स करता है। समझ आ रहा है ना। हाँ, तो बेसिकली कूलॉम्स लॉ में आप लोग पूरा कम्प्लीटली सीख चुके हो, सिर्फ कूलॉम्स लॉ इन एनी मीडियम नहीं सीखे हो। और इस पर आप कई प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम लोग मतलब कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म्स या फिर उसका जो सिंपल फॉर्म्स है उसी पे न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे।